दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हो सकता है फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, लोगों से की टीका लगवाने की अपील। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से बसों का परिचालन ठप्प, निजी बस मालिकों ने की हड़ताल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। पटना के पुनाई चक में अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली, चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। शेरघाटी के बाराचट्टी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी, छत पर भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं लोग। सिवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा, वैक्सीन लगवाने आई महिलाओं ने महिला कर्मी से की मारपीट, घटना के बाद मची अफरा तफरी। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू कुछ भी कर ले, लेकिन उनका जनाधार कम हो गया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस मामले को लेकर तंज कसा है। जनता ने नकार दिया, 3 नंबर की पार्टी बना दिया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से क्या हो, जब जनता का ही साथ छूट चुका है। जो लोग कयास लगा जा रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नए जेडीयू बनाए, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, लेकिन जेडीयू अब समाप्ति की ओर है। जनता के द्वारा नकार दिया गया है 3 नंबर की पार्टी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। ये तो जनता दल का आंतरिक मामला है, कौन अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, पर इतना जरूर है कि जदयू के अंदर काफी बेचैनी है। इधर उधर से अगर अध्यक्ष बनाया गया तो जनता दल 4 खंडों में विभक्त हो गई। बकायद यह भी चल रही है कि नीतीश जी को ही अल्टीमेटली अध्यक्ष मान लिया जाए, और सारी बकायद नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए की जा रही है। क्योंकि और परिस्थिति ऐसी बनी, कोई दूसरे बने तो स्वाभाविक तौर पर जनता दल टूट जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के मेदांता अस्पताल में जाकर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वहीं उन्होंने सभी लोगों से टीका लगाने की अपील की। तेजस्वी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर कहा कि इसमें काफी अनियमितता देखी गई है। साथ ही जेडीयू की बैठक पर भी उन्होंने तंज कसा है। की रिपोर्ट आई है, लगभग 3 अलग अलग उसके कॉपी हैं, बंडल हैं। हमने पार्टी के लोगों की एक कमेटी बनाई है, उसमें हम लोगों ने अध्ययन के लिए, क्योंकि इस बार के रिपोर्ट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि बड़ा घोटाले और बड़े बड़े अनियमितताएं जो सरकार ने किए हैं, उसको देखते हुए कमेटी जो है रिपोर्ट बनाएगी। उसमें क्या क्या बिंदुवार एक एक शब्द जो भी सीएजी रिपोर्ट में आया है उसका हम लोग चेक करेंगे। और क्योंकि इसमें काफ़ी अनियमितताएं और बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इसलिए अलग से एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इन सारी चीज़ों का उजागर, सरकार से सवाल हम लोग करेंगे, जिसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। कुशवाहा जी को जो है उसका बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, लेकिन उनके जो नियमावली है, जो उनका संविधान है, उसमें इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो ये तो किस प्रकार से पार्टी चल रही है ये सब लोग जानते हैं। कोई भी निर्णय हो, कुछ भी फेरबदल हो, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन बिहार की जनता का भरोसा जनता दल यूनाइटेड अब नीतीश कुमार जी से उठ चुका है। कुछ भी कर ले, कुछ। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि नीतीश कुमार ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि आरसीपी सिंह को बीजेपी ने मंत्री बनाकर जेडीयू में खेल कर दिया है। नीतीश कुमार सभी परिस्थितियों को अब देख रहे हैं और इस स्थिति में नीतीश कुमार ही अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो पार्टी में अंतर्कलह को खत्म किया जा सकता है। जेडीयू में बिखराव
के संकेत दे रहे हैं। जहाँ तक रहा कि जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या उनकी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, यह उनका आंतरिक मामला है। वो बैठक करें, निर्णय लें, किसी को बनाएं हटाएं, उस पर हमें क्या करना है। लेकिन आरसीपी सिंह के बनाने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जेडीयू के अंदर, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अब दोबारा रिस्क लेंगे। और आप देखिएगा, अगर फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनका नाम आगे आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं लगेगा। पटना से खबर, जहां मीठापुर बस स्टैंड से बसों का परिचालन ठप है। हड़ताल पर निजी बस मालिक चले गए हैं। बस मालिकों का आरोप है कि पाटलिपुत्र बस स्टैंड में सुविधाओं का अभाव है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। मीठापुर बस स्टैंड से पूरे बिहार के लिए बस का परिचालन पूरी तरह से ठप है। बस मालिक हड़ताल पर चले गए हैं। बस मालिक कह रहे हैं कि मीठापुर बस स्टैंड को पाटलिपुत्र बस स्टैंड में ले जाया गया, लेकिन वहां सुख सुविधा बिल्कुल नहीं है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी के विरोध में बस मालिकों ने आज बस नहीं चलाने का फैसला किया। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली मुंबई से पहुंचे हैं, लेकिन यहां बस नहीं मिल रही है। सबको नैका स्टैंड में भेज रहा है। हाँ, तो लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी होगा नहीं, अभी जानकारी उतना नहीं ना है लोगों को। 2 बजे रात में आए हैं, अभी तक बस नहीं है दरभंगा के कहाँ से लिए। आए हैं? दरभंगा से आए हैं 2 बजे रात में, और फिर अभी जा रहे हैं। भाई को छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पर, उसको छोड़ क्या दिए। पता चला? पता क्या चला यहाँ? यहाँ तो कोई गाड़ी खुल ही नहीं रहा है, हड़ताल है। हड़ताल है। है भैया पर हाँ, भूमि से स्टैंड चालू किया है। तो आप लोग उसके विरोध में? विरोध में तो थोड़ा बहुत करवे करेंगे, हम लोग बस चला नहीं करेंगे जी। तो सरकार जब चाहेंगे वही ना होगा। बस यहाँ से जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो भर रात यहाँ पर फिर टपला खाएंगे। पटना में अपराधियों ने एक ठेकेदार को गोली मार दी है। घटना शास्त्रीनगर थाने के पुनाईचक इलाके की है, जहां एक ठेकेदार को अपराधियों ने उस वक्त गोली मार दी जब वह चेन स्नैचिंग की वारदात का विरोध कर रहा था। दरअसल पुनाईचक में अपराधियों ने एक महिला से चेन छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान उनके देवर अपराधियों से भिड़ गए। महिला के देवर CPWD में ठेकेदारी करते हैं। गंभीर रूप से घायल ठेकेदार को इलाज के लिए PMCH ले जाया गया है। और वहाँ अंदर टर्न लेना चाहे तो उधर से आके पूछा कि आंटी घर का नंबर बता दीजिए। हम लोग घर का तो नंबर नहीं है, प्राइवेट मकान है, सरकारी मकान तो है नहीं। उसके बाद वो क्या किया है कि बोला कि एड्रेस बताइए। पॉलीथीन में से कुछ निकालना चाहे एड्रेस, हम सोचे एड्रेस निकल रहा है, तो एड्रेस ना निकाल के वो पिस्टल निकाल लिया और बोला कि हल्ला नहीं करना, नहीं तो मार देंगे। हल्ला नहीं करना, उसी पर हम पूरा हल्ला करने लगे हैं। सब लोग जुटे हैं। उसके बाद हाथापाई होने लगा है, हम ही से हमको उधर ले गया है। उसके बाद मेरा जब देवर उतरे हैं सुरेश जी, तो उन पर गोली तान दिया। बागा जेल में बंद कैदियों को प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन योजना के तहत कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। दरअसल सरकार की योजना के अनुसार एक कैदी जब जेल से बाहर निकलेंगे तो जीवन यापन में शिक्षा रोजगार का सहारा बनेगी और जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। ये 3 माह विशेष ट्रेनिंग होगी, जिसमें कैदी डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण ले सकेंगे। वहीं केंद्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा के प्रति लगाव और लगन दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका जो लाभ है वो कैदियों को भी मिलेगा, ताकि जब वो जेल से बाहर छूट करके आएंगे तो उनका रोजगार सृजन होगा। डिजिटल साक्षरता से अनभिज्ञ हैं तो ये एक मौका है उनको डिजिटली रूप से साक्षर करके सक्षम करने का। इसी बहाने वो इंटरनेट, जो सरकारी योजनाएं हैं 156 प्रकार की, उनकी जानकारी, ईमेल भेजने की जानकारी, विभिन्न साइट्स की जानकारी उनको दी जा रही है। वित्तीय समावेशन के लिए आधार से जुड़े हुए जितने कार्यक्रम है और उनसे जुड़े हुए जितनी सावधानियां रखने की जरूरत है उनकी भी उनको जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा CSC से जितने भी प्रकार का लाभ मिल सकता है उन सब का लाभ उनको मिलेगा आने वाले दिनों में। वो खुद भी CSC के लिए वो पात्र हो जाएंगे और CSC कॉमन सर्विस सेंटर वो अपने स्वरोजगार। पुणे जिले के बायसी प्रखंड अंतर्गत मोबिया पंचायत में परमान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 3 गांव के लोग कटाव का दंश झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत बनी सड़क भी कटाव की भेंट चढ़ने के मुहाने पर है और अगर मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत बनी सड़क कट जाती है तो कई एकड़ जमीन में धान की रोपनी हुई है वह भी बर्बाद हो सकती है, जिससे किसान को काफी नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोग भी डरे सहमे हैं। परमान
नदी है, ये 6-7 गाँव है, इधर रहुआ है, क्या कहते हैं आजा मुखिया पंचायत का ये जो प्रधानमंत्री वाला योजना वाला रोड है। प्रधानमंत्री वाला है कि मुख्यमंत्री वाला है? मुख्यमंत्री वाला है। अच्छा। हाँ, ये क्या कहते हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ये पूरे का पूरे कट गया। हाँ, और क्या कहते हैं ठाकुर टोली है, भूषण यादव का घर पड़ता है सामने में, अभी पूरा चानक है जिसे भी दिखाने। वैशाली के भगवानपुर थाना के करहरी में बाया नदी का बांध टूट जाने के कारण भारी तबाही मची है। बांध टूटने के कारण दर्जन भर गांव में पानी भर गया है और तकरीबन 10,000 आबादी प्रभावित हुई है। गांव में पानी घुस जाने के कारण सैकड़ों लोग मुख्य स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं और तंबू बनाकर रहने को मजबूर है, जबकि कई लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं मवेशी के चारा के लिए भी ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। प्रशासन की ओर से अभी तक सुध नहीं लेने से लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पहले भी वाया नदी का बांध टूटा था और भारी तबाही मची थी, लेकिन इससे प्रशासन की ओर से सबक नहीं ली गई और एक बार फिर से नदी का बांध टूटा है। खगड़िया में इन दिनों बागमती नदी के किनारे तेज से कटाव हो रहा है, जिसके कारण दर्जनों घर और खेती की जमीन नदी में समा चुकी है। वहीं कई गांव के वजूद खतरे में है। कटाव से सबसे बुरा हाल सदर प्रखंड के मधुआ गांव का है, जहां दर्जनों एकड़ खेती की जमीन गंडक नदी में समा गई है। काशिमपुर पंचायत के तटबंध पर भी खतरा मंडराने लगा है। कटाव से प्रभावित लोग डरे सहमे हैं और अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। खतरा महसूस कर रहे हैं और सच में ये स्थिति ये है कि बांध भी कट सकता है और जब बांध कट जाएगा तो पूरी गांव बांध से सटा हुआ है, गांव भी समाप्त हो जाएगा। तो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अविलंब फ्लड कंट्रोल के लोग जो बाढ़ प्रमंडल के लोग हैं अविलंब इस पर कटाव से बचाव का कार्य चालू करें। बहुत कटाव से प्रभावित है। नदी पहले उधर था, अब जितना न कट रहा है जो कुछ कहने का बात नहीं। हम लोग को जान माल सब पर खतरा है, घर द्वार बिल्कुल तहस नहस होने। शेरगाड़ी के बाराचट्टी प्रखंड में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। लोग घर की छतों पर भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। साथ ही बाराचट्टी बाजार की बाईपास सड़क भी नवनिर्मित नदी में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल यही हाल रहता है। पानी के प्रकोप से निजात पाने के लिए उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। हम लोग को पानी में हम लोग डूबे रहते हैं। जब बरसात आता है तब कुछ न कुछ क्षति हो जाती है। संसद से शिकायत किया गया था, वो आए देख के चले गए, हो जाएगा होते रह गया। पानी के जल जमा 10 बरस से। 10 बरस से? हाँ। अभी इसका शिकायत कहीं किए हैं? हाँ, शिकायत किए थे। पर साल ब्लॉक में जा कर के बोले तो एप्लीकेशन भी दिए वहाँ, तो बोला कि हो जाएगा काम। मुखिया के पास भी गए तो वो भी बोला कि 5 साल में हो जाएगा, मगर आज तक नहीं हुआ। विधायक और सांसद के पास? हाँ, विधायक के पास में भी जो पुराने वाले उसको पास भी गए, कोई बोला हो जाएगा, नहीं हुआ। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बस स्वागत है। बढ़ते आगे आशीर्वाद यात्रा के तहत गया पहुंचे चिराग पासवान ने विष्णुपद मंदिर के द्वार पर पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री से अन्य राज्यों की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर को भी खोलने की मांग की। दरअसल मंदिर बंद रहने के कारण स्थानीय पुरोहितों ने मंदिर के मुख्य द्वार पर ही मंत्रोच्चारण के बीच पूजा करवाई। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार से मंदिर से जुड़े लोगों परिवारों को रोजी रोटी दिलाने पर विचार कर प्रोटोकॉल के तहत मंदिरों को खोलने की मांग की। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम सब समझ रहे हैं गंभीरता इस महामारी की, पर इस महामारी की गंभीरता अगर बाकी राज्यों में अगर मंदिर खुल सकते हैं, अगर वहाँ पर अगर पट द्वार अगर खुल सकते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना हो सकती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही है? ये चिंता का विषय हम सबके लिए रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए। जरा आप प्रोटोकॉल बना दीजिए ना, आप संख्या सीमित कर दीजिए कि भाई इतने ही लोग आ सकते हैं या इस व्यवस्था से ही आ सकते हैं या इतनी दूरी पर ही हो सकता है पूजा, या जो भी है आप नियम कायदे कानून बना दीजिए। पर कहीं ना कहीं जितने पंडित हैं वहाँ पर या जिनका व्यवसाय सिर्फ उस प्रांगण के पर ही आधारित है, उनकी भी चिंता करने की जिम्मेदारी। बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान ने मेडिकल कॉलेज में ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण देने के मसले पर केंद्र सरकार की तारीफ की। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने में हमेशा विरोध किया है। ओबीसी समाज के बड़े नेताओं ने ओबीसी समाज के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी वर्ग के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। ऑल इंडिया मेडिकल कोटा नीट के छात्र छात्राओं को 27% आरक्षण देकर देश में पहली बार भारत के इतिहास में ओबीसी समाज को आरक्षण दिया है। इससे पहले एसटी और एससी को ही आरक्षण प्राप्त था और ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं। जेपी के पशुपति पारस गुट के द्वारा कल पटना में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जा रही। बैठक का नेतृत्व पार्टी के सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज करेंगे। पार्टी से चिराग पासवान के अलग होने के बाद पार्टी राज्य स्तर पर पहली बैठक करने जा रही, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और संगठन मजबूती को लेकर चर्चा होगी। खगड़िया के मुस्लिम बहुल इलाके में कोरोना टीका की रफ्तार को तेज करने को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जमाल की मौजूदगी में एक होटल में हुई। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में टीका को लेकर फैले भ्रम को दूर करने और मुस्लिम इलाकों में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने पर चर्चा की गई। कोने में या जो भी इस्लामिक कंट्री है सब टीका ले रहे हैं। मात्र टीका ही एक कारण है बचाव का इस रोग से, इसलिए तमाम लोग एक्टिव होकर के ले रहे हैं। हम लोग जागरूक कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो बचे हुए हैं उसको भी हम लोग टीका लेने के लिए घूम करके पूरे जिले में प्रेरित कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए जितनी भी कार्य है, योजना है, खासकर समुदाय के लिए, अक़लियत समाज के लिए, तमाम अक़लियत समाज को ये बताने का काम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश आजादी से लेकर के आज तक न कोई मुसलमानों के लिए इतना किया है, न कोई आगे भी करेगा। मुंगेर के लड़िया थाना क्षेत्र के सखौल में चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान एसटीएफ अभियान दल ने नक्सली कांड में फरार चल रहे सखौल निवासी नक्सली गणेश ठाकुर को अभियान दल ने गिरफ्तार किया। एएसपी अभियान राजकुमार राज ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली गणेश ठाकुर नक्सल कमांडर प्रवेश दास, सुरेश कौड़ा और अरविंद यादव के लिए काम किया करता था। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। इसका मुख्य कारण नक्सल क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे गतिविधियों की सूचना नक्सली कमांडर तक पहुंचाना था। एएसपी अभियान के अनुसार इसके गिरफ्तारी से नक्सलियों के सूचना तंत्र को एक बड़ा झटका लगा है। वहां पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर पुलिसिया गतिविधि की जानकारी इस तक कैसे पहुंचती थी। गणेश ठाकुर लगभग 10 से 12 सालों से वो नक्सलियों के लिए काम करता था। बेसिकली वो पुलिस मूवमेंट की खबर नक्सलियों को देता था। हमारा पुलिस कहाँ ऑपरेशन करना है, किधर जा रहा है, उसके बारे में ये नक्सलियों को लगातार सूचना दे रहा था और हमारी नज़र इस पर थी। गणेश ठाकुर बेसिकली 10-12 साल से नक्सली संगठन के जो एरिया कमांडर है प्रवेश दा, अरविंद यादव, सुरेश कोरा, इन लोगों के लिए काम करता था। बराबर ये नक्सल प्रभावित एरिया का दौरा करता था और यहाँ जो पुलिस की गतिविधि है उसके बारे में फ़ोन से या जाके स्वयं जानकारी देता था। और इसकी गिरफ्तारी जो है खैरा कांड संख्या 203/21 दिनांक 26/6/21 यूपीए एक्ट के तहत की। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 में जितेंद्र पासवान नाम के युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पड़ोसी सदानंद पासवान और हंसराज पासवान से उसका लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपियों ने उसे गाड़ी लोड करने के बहाने घर से बुलाया, लेकिन धारदार हथियार से उसे काटकर रेल की पटरी पर फेंक दिया। संयोग से उसे किसी ने उसे पटरी पर तड़पता देखा और इसकी सूचना परिवार वालों को दी। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नालंदा में सिलाव थाना क्षेत्र के बीछाकौल गांव में एक विवाहिता की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद ससुराल वाले फरार हो गए। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर अक्सर ससुराल वाले मारपीट किया करते थे। हत्या की सूचना पाकर मौके पर गांव पहुंची सिलाव थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी है। घर
पे रुके, हम लोग आ रहे हैं। ससुराल लेके चल गया? कहाँ ससुराल? बिछा कर। अच्छा, हाँ। उसके बाद? और उसके बाद फिर हम लोग आए तो देखते हैं कि मार के पड़ा हुआ है, बुढ़ा रहते हैं उस दलान में। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। बैठक में सीएम नीतीश और आरसीपी सिंह मौजूद हैं। ललन सिंह और केसी त्यागी भी बैठक में शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू कार्यालय में दिल्ली में हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर से पर्दा उठ सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हैं। बढ़ते आगे, लखीसराय में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत निजी क्लिनिक में हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। घटना कबैया थाना क्षेत्र की है। वहीं परिजनों ने प्रसूता का इलाज कर रहे निजी क्लिनिक के डॉक्टर को भी बेरहमी से पीटा है। गंभीर स्थिति में डॉक्टर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ रंजन कुमार, कबैया थानाध्यक्ष राजीव कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल जाम स्थल पर पहुंचे और जाम हटाने की कोशिश की। इस दौरान जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की। साई सेवा, इसी में साई सेवा सदन में डिलीवरी की पेशेंट थी शीलम देवी और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके परिजनों द्वारा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया गया। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो घायल था उसका इलाज कराने के लिए ले गए। लेकिन शीलम देवी के परिजनों द्वारा रोड जाम किया गया और कोविड के अनुपालन नहीं करते हुए थाना में कोई आवेदन नहीं दिया गया। उसके अलावा उनके द्वारा कानून हाथ में लिया गया। पटना सिटी के मारूफगंज मंडी में किराने की दुकान में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल चोरों ने दुकान में से लगभग 1.5 लाख के काजू की चोरी कर ली है। वहीं स्थानीयों की माने तो मारूफगंज मंडी में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है। हाल ही में पास के दुकानों में 2 महीने में 5 बार चोरी हो गई है, पर मामले को अब तक नहीं सुलझाया गया है। पीड़ित ने सीनियर एसपी से बात कर वरीय अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। पटना के बाईपास थाना इलाके में गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ के पास एक मोबाइल दुकान को चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने दुकान से असारों के सामान की चोरी कर ली। चोर दुकान का शटर काटकर मोबाइल, मॉनिटर और नगद रुपए भी उड़ा ले गए। शिरगाटी के डोभी थाना क्षेत्र के सूरज मंडल में NH2 पर पिकअप वैन से 1200 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। दरअसल NH2 पर स्थित उत्पाद विभाग प्रतिदिन वाहनों की सघन जांच करी। इस दौरान एक पिकअप वैन से विदेशी शराब की बोतल बरामद की गई। सिवान में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जमकर मारपीट हुई। शहर के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कोरोना का वैक्सीन लगाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के MM कॉलोनी के एक साथ 3 महिला वैक्सीन लगवाने सेंटर पर पहुंची थी, जहां ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारी स्वीटी से वैक्सीन लगवाने को लेकर पहले तो कहा सुनी हुई, उसके बाद देखते ही देखते महिला कर्मचारी और तीनों महिलाओं में जमकर मारपीट होने लगी। 3 लेडीज लोग आपको घेर ली, पूरी पब्लिक में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन यही 3 लेडीज हमको आपको घेर ली लोग और घेर के लगी। उसकी जो एक बूढ़ी लेडी है चप्पल निकाल ली हमको और जो 2 थी धक्का देने लगे और मारने लगी। मार के वो चप्पल से मारने लगी। हम वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर जब निकले तो बाहर भी मेरे पीछे पीछे दौड़े। प्रशासन की व्यवस्था ठीक है? प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। नवादा में नारदीगंज प्रखंड के चौरमा गांव के वार्ड नंबर 3 में मिट्टी की दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों शौच के लिए निकली थी। शौच से लौटने के दौरान गली से सटा मिट्टी की दीवार लगातार वर्षा के कारण गिर गया। दोनों की इसमें मृत्यु हो गई। परिजनों की खोजबीन के बाद दीवार के नीचे दबे होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से दीवार को हटाया गया, जहां दोनों मृत पाई गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नारदीगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो नवादा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा।
हथियार तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंगेर की 2 थानों की पुलिस ने 2 तस्करों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जमालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा हथियार खरीदने कैमूर जिला अंतर्गत रामगढ़ थाना क्षेत्र निवासी गुंजन उपाध्याय को गिरफ्तार किया। वहीं मुफस्सिल थाना निवासी हथियार तस्कर मोहम्मद खुर्शीद आलम को 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 1,80,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी जगन्नाथ रेड्डी चला रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार हथियार तस्कर की निशानदेही पर पुनः मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाकरपुर में स्पेशल टीम के द्वारा छापेमारी कर 2 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया, जहां से पुलिस ने 2 अन्य हथियार निर्माता मोहम्मद रसी अहमद और मोहम्मद चांद को 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस, ढेरों हथियार बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही एसपी ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए मुंगेर पुलिस से विशेष चौकसी बरत रही है ताकि पंचायत चुनाव के दौरान हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके। मुफस्सिल थाना अंतर्गत नगर आता है, गांव बाकरपुर का है। इसमें पिस्टल जो है उनको देने के लिए आया था। इसमें देसी पिस्टल 4 मिला है, 8 मैगजीन है, गोली 4 है और नगद राशि भी मिला 1,80,000 रुपये। ये दौलतपुर पेट्रोल पंप के पास मिला है। और जो मोहम्मद खुर्शीद आलम जो है उनको पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि पूछताछ करके उनको जब घर में छापेमारी किया तो 2 मिनी गन फैक्ट्री जो आप दिखा रहे हैं, जो सामान यहाँ है, वो मिला और उसके साथ एक देसी पिस्टल। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।